स्ट्रेन गेजेस जो है स्ट्रेन मेजरमेंट के सिलसिले में, तो स्ट्रेन गेजेस जो है ये हम कल पढ़ रहे थे। तो स्ट्रेन गेज बेसिकली जो है ये स्ट्रेन मेजर करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि अगर ये जो अलॉय वायर जो है वो उन्होंने ऐसी डेवलप कर ली है कि वो उनमें जो है वो उनकी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो बहुत सेंसिटिव है उससे। तो जब भी उसकी कंडक्टर की लेंथ जो है वो चेंज होती है तो उसके साथ उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस चेंज जो है इसको अगर आप मेजर कर लें तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल करते हैं सर्किट इसको मेजर करने के लिए। तो इसको जब मेजर कर लेते हैं तो फिर इसको जब ओरिजिनल उसकी रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो है जिसको डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर, इसको अगर आप गेज फैक्टर से डिवाइड कर दें तो ये जो है ये स्ट्रेन बन जाती है। गेज फैक्टर जो है ये मैन्युफैक्चरर जो है ये सप्लाई करता है। तो कल मैंने आपको जो है ये गेज दिखाने की कोशिश की थी। तो यहाँ जो हमारा वेब कैमरा था उससे तो इतना अच्छा जो है वो आपको समझ नहीं आई कि ये वही गेज है। इसकी मैंने कल जो है ये कैमरे से तस्वीर ली थी। अब ये इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें ये इसकी वायर है और ये टर्मिनल्स हैं। अब इसको बड़ा करके देखते जाएं। ये देखिए अब ये जो है ये स्ट्रेन गेज है। ये बहुत ही छोटी है। ये वायर जो है ये आपको नेकेड आई से जो है बहुत मुश्किल से नजर आती है। एक्चुअल साइज जो है वो आपने देख लिया है। तो ये देखें कि ये टर्मिनल जो है ये आगे जो है ये वो फिलामेंट है या वो फॉइल है जिसमें से ये जो इसको रेजिस्टेंस जो है ये इसकी वो उसको हम मेजर करते हैं। जैसे ये आप इसको किसी मेंबर के ऊपर पेस्ट करते हैं तो जो मेंबर जो है अगर उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो इसकी लेंथ जो है वो भी चेंज होगी। तो अगर वो मेंबर टेंशन में है तो इसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी। अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इसकी 12 जो है ये समझ लें कि इसके फोल्ड्स हैं या 12 लेग्स जो है वो कह लें। तो जितनी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो वो ये 12 टाइम्स हो जाएगी। तो वो फिर चेंज इन लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस चेंज करेगी और वो रेजिस्टेंस जो है बाद में जो है ये मेजर कर ली जाएगी। तो ये देख लें कि ये जो है ये स्ट्रेन गेज है। क्या अब आपको सही तरह नजर आ रहा होगा। ये जो है ये इसका पेपर या प्लास्टिक बैग जो है जिसके ऊपर इसको जो है ये फिक्स किया गया है। और ये इसके जो है इनको टर्मिनल कहते हैं और ये आगे जो है ये लीड्स हैं। ये बेसिकली इसके ये 3 ही पार्ट्स होते हैं। तो अगर एक्चुअल आप देखें तो ये देखें ये बहुत ही छोटा जो है ये स्ट्रेन गेज है। तो इसको उसके चीज़ों के ऊपर पेस्ट करके जो है ये स्ट्रेन मेजर कर देते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी जो है ये शक्ल दिखा दी है। अब आप जो है ये कल हमने स्ट्रेन गेज जो है ये पढ़ लिया था। तो स्ट्रेन गेज को देख भी लिया है और इसको हमने फिर ये भी देखा था कि इसको पेस्ट कैसे करना है, सीमेंटिंग इसकी कैसे करनी है। तो इसको स्ट्रेन गेज को जो है ये उस चीज़ के ऊपर लगा के तो उसके बाद जो है जब ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर ले जो भी आपने ग्लूइंग मटेरियल इस्तेमाल किया है, जब वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो फिर हम इसको टर्मिनल को जो है आगे स्ट्रेन मीटर के साथ अटैच कर देते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो रीडिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और फिर इसकी लाइफ जो है अगर वो किसी उसको डैमेज आप प्रोटेक्ट कर लें, डैमेज ना हो, तो इसकी लाइफ जो है ये इन्फिनिट होती है। तो आप जिस वक्त भी चाहें स्ट्रेन मीटर ऑन करें तो आपके पास इसकी रीडिंग जो है ये आ जाए। तो ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रेन गेज जो है इसको अगर आप लगा देते हैं किसी भी, तो ये और भी स्ट्रेन गेजेस जो हैं ये देख लें। तो ये जो है ये इसकी जो है ये स्ट्रेन की डायरेक्शन। तो ये इसको आप कह लें कि इसका ये एक्सिस है। तो ये स्ट्रेन गेज जो है ये इस लाइन पे आपको स्ट्रेन मेजर करके दे। तो ये देख लें कि ये गेज बैकिंग है। ये जो है ये वही रेजिस्टेंस वायर्स हैं। ये इसका टैब है और ये इसके इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं और ये इसकी डायरेक्शन। तो जब आप इस स्ट्रेन गेज को किसी चीज़ के ऊपर फिक्स कर देते हैं
तो ये इस डायरेक्शन में आपको जो है ये स्ट्रेन आपको दे। तो ये क्योंकि सरफेस के ऊपर जो आप इसको पेस्ट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेजेस हैं, ये आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन देगी, जो कि इसकी एक्सियल स्ट्रेन है, या जो जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेन है ये कहते हैं। तो अब अगर आप इसको फॉर एग्जांपल रोटेट कर देंगे, इस डायरेक्शन में लगा देंगे, तो ये इस डायरेक्शन में आपको जो स्ट्रेन दे देगी। अगर आप इसको इस इनक्लाइन डायरेक्शन पे लगा देंगे, तो ये स्ट्रेन गेज जो है ये इनक्लाइन डायरेक्शन पे लगा देगी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्ट्रेन जो है, जो एप्सिलॉन है, वो हम स्ट्रेन गेज के साथ मेजर जो है ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शियर स्ट्रेन मेजर करनी हो, तो फिर क्या करेंगे? तो शियर स्ट्रेन जो है वो तो चेंज इन एंगल होता है, तो उसको मेजर करने के लिए फिर जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन रोजेट। तो ये स्ट्रेन रोजेट जो है ये बेसिकली 3 स्ट्रेन गेजेस से मिलकर बना होता है, और इसको ये इसी तरह बना बनाया जो है ये मार्केट में आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप ये एंगल जो है जो फिक्स कर लें और उस पर इस तरह जो है फॉर एग्जांपल ये आपने एक स्ट्रेन गेज जो है ये एक्स एक्सिस से थीटा ए जो है इस एंगल पे पेस्ट कर दिया, दूसरी स्ट्रेन गेज आपने जो है ये इस एंगल पे बी स्ट्रेन गेज जो है ये पेस्ट कर दिया है, और तीसरी स्ट्रेन गेज जो आपकी सी स्ट्रेन गेज है आपने थीटा सी एंगल पे पेस्ट कर दी है। तो ये जो है ये इनके एक्सेस होंगे, और ये इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन जो है वो देगी एप्सिलॉन ए, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेन देगी एप्सिलॉन बी, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेन देगी एप्सिलॉन सी। तो ये बेटा याद रखें कि अगर तो इन तीनों गेजेस के एक्सिस जो हैं ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करते, तो वो फिर जो है वो स्ट्रेन रोजेट नहीं कहलाएगा, उसको कोई और जो भी आप नाम दे दें। फॉर एग्जांपल ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये बनाया कि अगर आप फर्ज किया ये तीनों स्ट्रेन गेजेस इस तरह पेस्ट कर दें और आप इनके अगर एक्सेस देखें, तो ये तीनों एक्सेस जो हैं ये किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे, तो इसको आप स्ट्रेन रोजेट नहीं कह सकते, कोई और अरेंजमेंट आप कहेंगे। स्ट्रेन रोजेट्स के लिए जरूरी है कि इनका एक्सेस जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करे। तो अब ये देखें कि ये अगर आप स्ट्रेन रोजेट देखना चाहें, तो ये जो है ये स्ट्रेन रोजेट है, इसमें ये 3 स्ट्रेन, और ये देखें कि ये इसका एक्सेस यहाँ से, ये इसका एक्सेस ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, तो ये इस एक पॉइंट में से ये तीनों एक्सेस पास करते हैं, और ये आपका जो है ये 40 डिग्री जो है ये स्ट्रेन रोजेट है। ये देखें आप इस 40 डिग्री स्ट्रेन रोजेट को इस तरह भी इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपका एक जो है इसका जो कह लें आर्म है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और एक इन बिटवीन है। आप इस 45 स्ट्रेन रोजेट को इस तरह भी पेस्ट कर सकते हैं कि एक आपका जो बी आपका आर्म है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और बाकी जो है वो ये इधर को 45 पे है, ये इधर को 45 पे है। तो अगर रोजेट्स के दरमियान जो एंगल 45 है, तो इसको 45 स्ट्रेन रोजेट जो है ये कहते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रेन रोजेट्स जो है ये इस तरह। अब ये जो है ये स्ट्रेन रोजेट जो है इसमें मिनिमम जो है ये 3 स्ट्रेन गेजेस होगी। तो ये स्ट्रेन रोजेट जो है ये हमें ये शियर स्ट्रेन जो है ये कैसे देगा? तो इसमें ये है कि ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो इसमें अगर आप एप्सिलॉन थीटा जो है ये आपको किसी तरीके से मालूम हो जाए, तो इस डायरेक्शन में फिर इस साइड पे आपके पास 3 अननोन रह जाएंगे, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गैमा एक्स वाई। तो आपको पता है कि जितने अननोन हों आपके पास उतनी आपको इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास 3 अननोन्स हों और 3 इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हों, तो ये तीनों अननोन जो हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स कहते हैं, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन रोजेट जो है इसमें 3 जो आपकी स्ट्रेन गेजेस हैं वो बेसिकली आपको 3 इक्वेशन जो है ये प्रोवाइड करती हैं। वो कैसे? कि अगर आपने ये जो है फॉर एग्जांपल ये आपने ए जो स्ट्रेन गेज है वो थीटा ए पे लगाया हुआ है, अगर आप एप्सिलॉन थीटा की जगह थीटा ए रख देंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ये जो है ये एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई अननोन होंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेन गेज की रीडिंग है ये आपको स्ट्रेन मीटर से आ जाएगी।
क्योंकि इनको आपने स्ट्रेन मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीडिंग आपके पास एप्सिलॉन ए जो है ये आपको मालूम हो जाएगा। इसी तरह आपको एंगल थीटा बी मालूम हो तो इस इक्वेशन में थीटा बी पुट अप कर देंगे, तो एप्सिलॉन बी जो है वो इन तीनों अननोन्स की टर्म्स में आ जाएगा। एप्सिलॉन बी की वैल्यू आपको स्ट्रेन मीटर से पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको थीटा सी की वैल्यू इसमें एप्सिलॉन थीटा में पुट अप कर दें तो इधर तीनों अननोन रहेंगे और एप्सिलॉन सी की वैल्यू जो है ये आपको स्ट्रेन गेज से जो है या स्ट्रेन मीटर से पता चल जाएगी। तो जब एक दफा ये तीनों इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी तो इन तीनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई। तो गैमा एक्स वाई बेसिकली क्या है, ये शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेन जो है ये डायरेक्टली मेजर नहीं होती, ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई जो है ये आप या नॉर्मल स्ट्रेन जो है या एक्सियल स्ट्रेन आप इनको डायरेक्टली गेज से एक गेज से मेजर कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेन के लिए फिर 3 गेजेस इस्तेमाल करते हैं और फिर साइमल्टेनियसली 3 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद और ये तीनों हमारे पास अननोन जो है ये मालूम हो जाते हैं। इनको आपको पता है कि आप कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स कहते हैं और जब एक दफा कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स आपको पता चल जाए तो फिर आप कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं और जब आपके पास स्ट्रेन्स आ जाएं तो फिर आप जो है ये स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये जो है स्ट्रेन रोजेट कैसे वर्क करता है तो इसको वन बाय वन करके जो है ये देख लेते हैं। तो ये मार्केट में मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रेन रोजेट्स जो है ये अवेलेबल है। 45 स्ट्रेन रोजेट्स होता है। अगर तो आपके गेजेस के दरमियान एंगल 45 है तो उसको 45 स्ट्रेन रोजेट कहेंगे। अगर उनके दरमियान एंगल जो है वो 60 है तो उसको 60 स्ट्रेन रोजेट कहते हैं। अगर 120 है तो 120 डिग्री स्ट्रेन रोजेट कहते हैं। इसको समटाइम्स डेल्टा स्ट्रेन रोजेट भी कहते हैं। और एक स्ट्रेन रोजेट जो है मार्केट में अवेलेबल है जिसमें 3 गेजेस की बजाय 4 गेजेस। तो हमने देखा कि अगर 3 गेजेस हों तो स्ट्रेन रोजेट जो है वो अपना फंक्शन जो है वो कंप्लीट कर देता है, उससे हम शेयर स्ट्रेन जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 गेजेस वाला स्ट्रेन रोजेट जो है ये इसका क्या फायदा है, इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास 3 की बजाय अगर आपके पास 4 गेजेस हैं तो आपके पास 4 इक्वेशन आ जाए। तो रिक्वायर्ड आपको 3 है तो 3 गेजेस से आप 3 वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे और चौथी गेजेस से वही वैल्यूज जो है वो री-वेरीफाई कर देंगे। तो आप अगर चौथी गेज से भी कोई वैल्यू जो है वो निकालते हैं और वो वैल्यू जो है इन्हीं जो तीनों स्ट्रेन से जो वैल्यूज आई हैं उनको अगर आप जो है वो मैच कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है ये ठीक है। जैसे हमने इस सब्जेक्ट में देखा था कि यहाँ हर जो कैलकुलेशन है उस पे आपके पास चेक्स अवेलेबल थे। तो ये एक किस्म का चेक अवेलेबल है कि अगर आप 4 वाला गेज इस्तेमाल करें स्ट्रेन रोजेट जिसमें 4 स्ट्रेन गेजेस लगे हों तो आपकी चौथी क्वेश्चन जो है वो आप वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अब 45 वाला जो स्ट्रेन रोजेट है तो इसमें देख लें कि इसको आप इस तरह अरेंज कर लें कि एक जो ए गेज है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख लें तो आपकी बी गेज जो है ये 45 पे आ जाएगी, सी गेज जो है ये आपकी बाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगी। तो थीटा ए जो है वो चूंकि एक्सिस से एक्स एक्सिस से आपने एंगल मेजर करने हैं तो थीटा ए जो है ये आपके पास 0 आ जाएगा, थीटा बी आपके पास जो है ये 45 आ जाएगा और थीटा सी जो है ये आपके पास 90 आ जाएगा। तो अब ये देख लें कि इसको जो है ये अप्लाई कैसे करना। तो ये जो आपकी स्ट्रेन इक्वेशन है, नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसमें थीटा की वैल्यू जो है ये पुट अप करते जाते। तो जब आप जो है ये एप्सिलॉन ए फाइंड आउट करना चाहेंगे तो थीटा जो है वो 0 पुट अप कर दें क्योंकि आपको पता है कि ये जो है हमने देखा कि थीटा ए 0 है, थीटा बी 45 है, थीटा सी 90। तो अब आप थीटा को 0 पुट अप करेंगे तो ये स्ट्रेन जो है जो वहां पे मेजर होगी वो एप्सिलॉन ए डायरेक्शन में होगी, उसको एप्सिलॉन ए कह लें। इसमें थीटा जो है ये 0 पुट अप कर दें तो ये साइन 0 जो है ये 0 होता है और कॉस 0 जो है ये आपको पता है 1 होता है। तो ये आप इसको आप जो है ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एप्सिलॉन ए जो है ये आपके पास एप्सिलॉन एक्स के बराबर है। तो यहाँ से ये भी आप देख लें कि यही ए की डायरेक्शन है और यही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो जाहिर है कि जो स्ट्रेन इस डायरेक्शन में मेजर होगी
वो एप्सिलॉन ए भी होगी, एप्सिलॉन एक्स भी होगी। तो ये कैलकुलेशन से भी हमें पता चल गया कि एप्सिलॉन एक्स जो है ये एप्सिलॉन ए के बराबर है। तो इसको एक इक्वेशन के तौर पे जो है ये सेव कर। अब एंगल जो है इसमें आप 45 पुटअप कर दें। तो जब आप एंगल 45 पुटअप करेंगे तो अब जो आपके पास स्ट्रेन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ये स्ट्रेन आपके पास एप्सिलॉन बी हो जाएगी। सो एप्सिलॉन बी विल बी इक्वल टू, बाकी चीजें वही हैं। तो 45 पुटअप करेंगे तो cos 90, और ये इसमें 45 पुटअप करेंगे तो sin 90। sin 90 आपको पता है 1 होता है, और cos 90 जो है 0 होता है। तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ये फैक्टर जो है ये आपके पास जो है ये बाकी रह जाएंगे। तो इस इक्वेशन को जो है ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, क्योंकि इसमें अभी तीनों जो है ये अननोन जो है ये मौजूद हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप जो है ये तीसरा एंगल जो है थीटा सी 90 पुटअप कर दें। तो जब इसमें आप 90 पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये जो है ये हो जाएगा cos 180, और ये जो है एप्सिलॉन सी हो जाएगी, क्योंकि 90 पे जो आपका गेज लगा हुआ है वो सी है। तो एप्सिलॉन सी विल बी इक्वल टू यहाँ cos 180 sin 180। sin 180 0 होता है, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और cos 180 आपको पता है -1 होता है। तो ये जो है जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो एप्सिलॉन सी जो है ये आपके पास एप्सिलॉन वाई आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेव कर लें कि एप्सिलॉन वाई जो है इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। तो अगर हम इसको दोबारा देख लें इस फिगर को, तो ये जो है ये आपकी सी गेज जो है ये वाई डायरेक्शन में लगी हुई है। तो इस डायरेक्शन में जो भी आपके पास स्ट्रेन आएगी वही एप्सिलॉन सी होगी और वही एप्सिलॉन वाई होगी। और आप देख लें कि ये आपको फार्मूला जो है ये वही वैल्यूज दे रहे हैं। 0 पे एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए, और 90 पे एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में से एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की वैल्यूज जो हैं ये आप इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एप्सिलॉन एक्स की जगह एप्सिलॉन ए रख दें, एप्सिलॉन वाई की जगह एप्सिलॉन सी रख दें। तो एप्सिलॉन सी जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन थी। तो इसमें जो है ये आपने ये वैल्यूज जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और वैल्यूज जो है जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको जो है ये रीअरेंज कर लेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी। एप्सिलॉन बी वाली इक्वेशन, इसमें ये एप्सिलॉन एक्स की जगह एप्सिलॉन ए आ गया, एप्सिलॉन वाई की जगह एप्सिलॉन सी आ गया, और ये एज इट इज। तो इसमें चूंकि हमने गैमा एक्स वाई मालूम करना है, तो गैमा एक्स वाई को एक साइड पे रख लें, बाकी चीजों को दूसरी साइड पे लेके रीअरेंज कर लें। तो गैमा एक्स वाई जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी। तो ये आपके पास जो है ये 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को जो है जो कोऑर्डिनेट स्ट्रेन जो है ये यहाँ इकट्ठा करके लिख लें। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगा इसको कहते हैं गवर्निंग इक्वेशंस फॉर 45 स्ट्रेन रोजेट। और वो रोजेट के लिए ये इक्वेशंस उस वक्त होंगी जबकि आपने इसकी अरेंजमेंट जो है या ओरिएंटेशन जो है वो ये रखी है। इस ओरिएंटेशन के मुताबिक इस स्ट्रेन जो स्ट्रेन रोजेट है उसकी गवर्निंग इक्वेशन जो है वो ये हैं। अब इसमें एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन सी ये तीनों वैल्यूज जो है वो नॉन है, क्योंकि ये तीनों गेजेस जो हैं जब आप इनको स्ट्रेन मीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे तो ये वहां से न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो स्ट्रेन की रीडिंग्स जो है वो वहां से आ जाएंगी। वो रीडिंग्स आप यहाँ पुट अप कर देंगे तो आपके पास एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, और गैमा एक्स वाई जो है इसकी वैल्यू जो है ये भी आपको मालूम हो जाएगी। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है ये आपको कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स दे देंगे। और जब एक दफा आपके पास कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स आ जाएंगी तो ये आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स जो हैं ये इसके बराबर होती हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एप्सिलॉन एक्स विल बी इक्वल टू दिस, एप्सिलॉन वाई विल बी इक्वल टू दिस, एप्सिलॉन जी विल बी इक्वल टू दिस। तो जब ये आपके पास ये सारी जो है ये कोऑर्डिनेट स्ट्रेन्स आ जाएंगी तो 3 की है, जब आपके पास 2 होंगी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, तो आप इस इक्वेशन में पुट अप करके तो आप इजीली जो है ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई जो है ये आप कैलकुलेट जो है ये कर सकते हैं। तो अगर आप इनको यानी अगर आप यहाँ से सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसमें भी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा जी अगर आप 0 पुट अप कर लें तो ये इसको जो है आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा एक्स
ई ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू एप्सिलॉन वाई, और सिग्मा वाई विल बी ई ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन वाई प्लस म्यू एप्सिलॉन एक्स। और टॉ एक्स वाई जो है ये जी आपको पता है ये शेयर मॉडुलस होता है, इसको शेयर स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है ये शेयर स्ट्रेन जो है ये शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये बेटा 10 मिनट के बाद जो है ये सेशन जो है ये एंड हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम दोबारा जो है इसी में री लॉग इन होके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है ये आपके पास, तो जब आप स्ट्रेन आ जाएंगी तो हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब हमारा अब स्ट्रेन एलिमेंट भी बन जाएगा, स्ट्रेस एलिमेंट भी बन जाएगा, उसके ऊपर हम नई इक्वेशन जो है अपनी सारी जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर वही 45 स्ट्रेन गेज रोजेट जो है उसकी अगर हम अरेंजमेंट ये कर लें, यानी कि सिर्फ बी आपका जो गेज है उसको आप एक्सेस के लॉन्ग रखें, तो ये ए जो है ये इस डायरेक्शन में 45 पे चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। तो अब आपके पास क्योंकि एक्स एक्सिस से आपने एंगल मेजर करने हैं तो थीटा ए जो है ये -45, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंगल होगा -45, थीटा बी 0 हो जाएगा, थीटा सी जो है ये 45 हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट के लिए ये दोबारा मैं उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं कि हमने अगर आपने एप्सिलॉन ए फाइंड आउट करना है तो जो हमारी इक्वेशन है उसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट अप कर दें, तो ये एप्सिलॉन ए जो है ये आपके पास अब इसके बराबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। इसी तरह जब आप 0 पुट अप करेंगे तो अब ये देखें कि ये 0 पुट अप करेंगे तो इसका मतलब आपकी यही डायरेक्शन जो एप्सिलॉन बी की है, यही डायरेक्शन एप्सिलॉन सी की है। पिछली अरेंजमेंट में हमने एप्सिलॉन ए जो है वो ए गेज इस डायरेक्शन में रखा था, तो आपने देखा था कि एप्सिलॉन एक्स जो है वो एप्सिलॉन ए के बराबर आ गया था, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन बी जो है वो एप्सिलॉन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेन रोजेट जो है ये उस पर डिपेंड करता है कि गवर्निंग इक्वेशन जो है ये आपकी क्या बनती है। तो यहाँ पे अब बी पे ये इसके जो दूसरी इक्वेशन आ गई, और अब अगर आप थीटा जो है वो +45 रखेंगे तो ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन तीनों को आप जो है ये साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास अब इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन। एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन डी। इसी तरह गैमा एक्स वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन ए। एप्सिलॉन ए बी सी की वैल्यूज जो है ये आपको स्ट्रेन मीटर से मिल जाएंगी, ये आप इसमें पुट अप करेंगे तो ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट स्ट्रेन का। तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास अरेंजमेंट ये है तो सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन ये बनेगा, और अगर आपके पास अरेंजमेंट ये है ये, तो फिर आपका सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये हो जाएगा। तो ये जो है ये सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये अरेंजमेंट के हिसाब से जो है ये चेंज होता है। तो आप इसकी कोई भी अरेंजमेंट रख सकते हैं। अब ये देख लें कि आप इस 45 को इस गेज को इस अरेंजमेंट पे भी रख सकते हैं। तो इसमें आपका जो है ये एप्सिलॉन ए जो है ये 135 हो जाएगा, एप्सिलॉन बी जो है ये सॉरी थीटा बी जो है ये 90 हो जाएगा, थीटा सी जो है ये 45 हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थीटा ए जो है ये 135 रख लें, थीटा बी 90 रख लें, थीटा सी 45 रख लें। तो इससे आप जो है वो नया सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है एक बना के देखें तो ये आपकी जो है ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि हम इसकी ओरिएंटेशन जो है ये किसी तरह की भी जो है ये रख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ये 45 स्ट्रेन रोजेट जो है इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके जो है ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो है ये 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट जो है, अब 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट जो है उसमें जो आपकी गेजेस हैं उनके दरमियान एंगल जो है ये 60 होता है। यानी कि अगर आप एक गेज है अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा लेते हैं तो ये आपका थीटा ए जो है वो 0 हो जाएगा, थीटा बी जो है ये 60 हो जाएगा, और थीटा सी जो है ये 120 हो जाएगा। तो बाकी प्रोसीजर बेटा वही है। तो एप्सिलॉन एक्स ए और एप्सिलॉन एक्स क्योंकि ये एक ही लाइन में है, आप इसको 0 पुटअप करके देख लें, ये हम ऑलरेडी जो है ये पुटअप कर चुके हैं। तो पिछले पेज में तो जब आप थीटा ए को थीटा 0 पुटअप करेंगे तो ये एप्सिलॉन ए जो है ये एप्सिलॉन एक्स के बराबर आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब उसके बाद थीटा बी के लिए आप एंगल 60 पुटअप कर दें तो कॉस 120 और साइन 120, इनकी वैल्यूज जब आप सब्सिट्यूट करेंगे तो cos 120 -1/2 होता है, sin 120 √3/2 होता है,
और इसी तरह जब आप जो है ये थीटा 120 पुटअप करेंगे तो cos 240 हो जाएगा sin 240, और cos 240 जो है ये -1/2 और sin 240 -√3/2। तो इन तीनों को जो है ये आपके पास एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन तीनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है ये इस अरेंजमेंट के लिए इस ओरिएंटेशन के लिए जो आपके पास सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, एप्सिलॉन x विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन a, एप्सिलॉन y विल बी इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन c माइनस एप्सिलॉन a/2, और गामा xy विल बी इक्वल टू 1.15 इनटू एप्सिलॉन b माइनस एप्सिलॉन c। तो ये इस अरेंजमेंट के लिए ये सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये बनते हैं। और अगर आप इसको जो है अरेंजमेंट इस तरह रख लें, यानी कि बी एक्सेस को आप एप्सिलॉन बी के बराबर पुट अप कर दें, तो यहाँ पे आपके पास थीटा ए जो है अब -60 हो जाएगा, थीटा बी आपके पास 0 हो जाएगा, और थीटा सी जो है ये आपके पास +60 हो जाएगा। तो इसको भी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है, तो ये बेटा आप इसको जो है ये उसमें उसी तरह आप पुट अप करें तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है इस अरेंजमेंट के लिए आपने खुद जो है ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करके तो ये सारे जो है ये अपनी असाइनमेंट जो है ये मुझे मेल कर दीजिएगा, तो ये फिर मैं देख लूंगा ये कि आपने प्रैक्टिस जो है ये की है या नहीं। उसके बाद ये जो है ये 120 स्ट्रेन रोजेट है, तो इसमें इस ए और बी के दरमियान एंगल 120 है, बी और सी के दरमियान एंगल 20 है, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो 360 होता है, तो सी और ए के दरमियान भी एंगल जो है ये 120 होगा। इसको डेल्टा स्ट्रेन रोजेट भी कहते हैं। तो फिलहाल इसको जो है ये यहां से देख लें। अब एंगल आपका जो है ये एप्सिलॉन थीटा ए जो है वो 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और थीटा बी जो है ये आपका 120 होगा, थीटा सी जो है ये आपका 240 भी हो सकता है, और थीटा सी जो है ये आपका -120 भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा एंगल आप रख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप पॉजिटिव एंगल रखना चाहते हैं तो थीटा सी विल बी इक्वल टू 240, और अगर आप नेगेटिव एंगल रखना चाहते हैं तो ये थीटा सी जो है दिस विल बी -120। ठीक है, तो इसको जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है ये सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये आ जाएगा। अब ये देखें कि ये सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है जो हमने ये 60 के लिए फाइंड आउट किया है, ये इस अरेंजमेंट के लिए, तो ये सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है और ये सिमिलर है। मैंने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, अब इसकी जो है वो लॉजिक समझ लें कि ये देखें ये जो आपके पास सी स्ट्रेन गेज है ये बेसिकली इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन देगी अपने एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें इस लाइन को तो ये लाइन जो है ये आ जाएगी, तो इसने इस लाइन पे स्ट्रेन देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप देख लें कि ये एंगल जो है ये 60 हो जाएगा, ये एंगल जो है ये भी 60 हो जाएगा, तो ये जो है ये एग्जैक्टली पोजीशन जो है वो यही बन जाएगी 60-60। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि यहाँ पे जो है वो 60 पे बी था, बी स्ट्रेन गेज, और 120 पे सी था, और यहाँ पे जो है वो 60 पे सी आ जाएगा और 120 पे बी चला जाएगा। तो फर्क सिर्फ जो है वो ये पड़ा है। तो इस इक्वेशन में अगर हम जो है ये बी और सी को आपस में रिप्लेस कर दें, यानी कि ये जो है वहां पे हमने इसको बी रखा था, अब इसको बी रखा हुआ है, तो ये सी गेज बन जाएगी। इन दोनों में अगर आप बी और सी रिप्लेस कर दें तो ये आप जो है ये दोनों फार्मूला जो है ये वही फार्मूला इसके लिए जो है ये फिट हो जाएगा। तो अब ये देख लें कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन वाई जो है ये 2/3, ये बेटा ये देखें यहाँ पे 2/3 मिस हो गया है, इसमें 2/3 आप लिख लीजिएगा। तो ये जो है ये लिखते वक्त मुझसे गलती होगी, ये यहाँ पे 2/3 लिख लीजिएगा, फार्मूला यही है। तो ये देखें ये एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन 2a, तो ये चूंकि ये दोनों जो है ये पॉजिटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी और सी जो है ये आगे पीछे करने से तो बी को इधर कर लें सी को इधर, लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये गामा एक्स बाई 1.15, तो एप्सिलॉन बी की जगह एप्सिलॉन सी आ जाएगा और एप्सिलॉन सी की जगह एप्सिलॉन बी आ जाएगा।
तो ये 120 और 60 स्ट्रेन रोजेट जो है ये बेसिकली सेम ही होते हैं और इनका एक ही फार्मूला है। तो ये जो है ये इससे हम ये गवर्निंग इक्वेशन जो है इस अरेंजमेंट के लिए आ गई, और ये गवर्निंग इक्वेशन जो है ये इस अरेंजमेंट के लिए थी, और इस अरेंजमेंट के लिए आपने गवर्निंग इक्वेशन जो है ये खुद बनानी है। तो ये जो है ये स्ट्रेन रोजेट थे। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो ये जो है ये 4 एलिमेंट स्ट्रेन रोजेट है। इसमें जो है ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये चौथा एलिमेंट जो है ये वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। और ये आपको पता है कि ये जो है ये तमाम इसके जो है एक्सेस जितने भी आपके एक रोजेट में जितनी भी गेजेस लगेंगी, 4 लगा लें 5 लगा लें, जितनी भी आपको वेरिफिकेशन चाहिए, लेकिन उनको उनके एक्सेस जो है वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर एक्सेस एक पॉइंट पे मीट नहीं करते तो फिर वो स्ट्रेन रोजेट नहीं होगा, वो कोई और चीज हो। तो अब ये जो है इसकी अब एग्जांपल जो है ये सॉल्व कर लेते हैं। तो स्ट्रेन रोजेट से कि कैसे हम जो है ये इसको करेंगे, तो ये देख लें, ए स्ट्रेन रोजेट इज फिक्स्ड ऑन ए कॉलम एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर में जो है ये आपको एक कॉलम जो है ये दिखाया गया है, जिसके ऊपर जो है ये इस तरह स्ट्रेन रोजेट जो है ये पी पॉइंट के ऊपर जो है ये फिक्स है, 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट है। तो इसका ये ए गेज इस डायरेक्शन में है, बी गेज इस डायरेक्शन में है, सी गेज इस डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये पहला जो हमने सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन जो है ये इस ओरिएंटेशन के लिए ड्राइव किया था, वो यहाँ पे जो है ये इस्तेमाल हो जाएगा। और ये मीटर जो है ये आपको रीडिंग देगा। एप्सिलॉन ए जो है ये 72 × 10⁻⁻6, एप्सिलॉन बी 100 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन सी ये कंप्रेशन में है तो ये -240 × 10⁻⁻6। तो ये देखें कि ये डब्ल्यू की वजह से ये डायरेक्शन जो है ये कंप्रेशन में होगी, क्योंकि ये लोड जो है ये इसको कंप्रेस कर रहा है। ये 45 स्ट्रेन रोजेट इज फिक्स्ड ऑन ए कॉलम एज शोन इन फिगर एट पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पे स्ट्रेन रोजेट को फिक्स किया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, तो एरिया का क्रॉस सेक्शन, इसका कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर स्क्वायर। फॉलोइंग वैल्यूज आर मेजर, तो ये वैल्यूज जो है ये मेजर की गई हैं। ई वैल्यू उसने दे दी है 207 जीपीए, और न्यू की वैल्यू जो है ये पॉइजन रेशियो ये 0.3 है। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ एंड डब्ल्यू। अब देखेंगे यहाँ से स्ट्रेन मेजर करके हमने एफ और डब्ल्यू जो है ये इसकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करनी है। अब देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले फॉर 45 स्ट्रेन रोजेट जो है ये सेट ऑफ इक्वेशंस था, जो गवर्निंग इक्वेशन जो है हमने डिराइव की थी। तो यहाँ से एप्सिलॉन एक्स जो है ये एप्सिलॉन ए के बराबर है, तो ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन ए। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई जो है वो ये वैल्यू इसके डायरेक्टली, तो ये एप्सिलॉन वाई की वैल्यू आ गई। और गैमा एक्स वाई जो है ये इसके बराबर 2 एप्सिलॉन बी, तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे, सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी सी की। तो ये आपके पास जो है ये शेयर स्ट्रेन आ जाएगी। तो गैमा एक्स वाई की वैल्यू क्या। तो अब हमने इन स्ट्रेन्स की मदद से ये हमने जो है एफ एंड डब्ल्यू जो है ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ये देख लें कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एट पॉइंट पी बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेन्स आर जीरो। सो ऑल द नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्सियल एंड इज ड्यू टू डब्ल्यू। तो अब ये देखें कि ये जो आपका पॉइंट पी है ये इसके न्यूट्रल एक्सिस पे वाक़ है, सेंटर। तो अब ये जो डब्ल्यू है ये डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये एफ जो है ये इसमें शेयर फोर्स भी प्रोड्यूस करेगी, और ये इसमें बेंडिंग भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आपका ये कॉलम जो है ये इस तरह बेंड होगा, और ये जो है ये इस तरह बेंड होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे। तो ये कॉलम जो है ये बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है इसका प्रोफाइल आपको पता है ये होता है कि ये बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है इनका ट्रायंगुलर प्रोफाइल होता है, और ये जो एक्सट्रीम फाइबर्स है इस पे स्ट्रेसेस जो है मैक्सिमम होती है, ये कंप्रेसिव होगी, ये टेंसाइल होगी, और न्यूट्रल एक्सिस पे जो है ये स्ट्रेस जो है ये जीरो होगी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो है जिसने यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करना था इस डायरेक्शन में या टेंशन प्रोड्यूस करनी थी, तो ये स्ट्रेस जो है ये
आपका मोमेंट तो इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन प्रोफाइल की वजह से इस पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस जो है इस डायरेक्शन में जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ डब्ल्यू की वजह से हो रही, डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से। बेंडिंग की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, इस पॉइंट पे भी प्रोड्यूस हो रही है, इस पॉइंट पे भी। ये देखें, यहाँ कंप्रेसिव है, यहाँ टेंसाइल है, लेकिन इस पॉइंट पे जो आपकी एक्सियल स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब इस पे एक्सियल स्ट्रेस जितनी भी है वो सारी की सारी डब्ल्यू की वजह से है। तो ये देख लें फिर आप। तो ये जो है एक्सियल स्ट्रेस जो है ये सारी की सारी डब्ल्यू की वजह से होगी। तो एक्सियल स्ट्रेस जो है ये इस डायरेक्शन में, तो हमने ये देखा था कि स्ट्रेस को जब भी आपने जो है ये स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला जो है ये देखें, ये हम ऑलरेडी जो है ये फार्मूला जो है ये स्ट्रेन्स के थे। तो इनको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो ये हमने देखा था कि ये जो फार्मूला जो है ये पीछे आपको बताया था कि इनकी वैल्यूज जो है ये हम इजीली जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा वाई जो है वाई डायरेक्शन में अगर हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो ये जो है ये एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, ये क्योंकि आपका प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट है तो जी डायरेक्शन में स्ट्रेस कोई नहीं है, तो एप्सिलॉन जी जो है ये इसमें हम जीरो पुट अप कर देंगे। तो जब एप्सिलॉन जी जो है ये जीरो पुट अप कर देंगे, ये देखें ये यहाँ पे ये फार्मूलाज जो है ये मैंने आपको बताए थे। ये एक ये देखिए, इसमें चूंकि एप्सिलॉन जी जो है वो जीरो पुट अप किया हुआ है, तो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हम सिग्मा एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा वाई भी और टा एक्स वाई। तो सिग्मा वाई के लिए ये फार्मूला जो है ये हमने अब इस्तेमाल करना है। ये देखिए सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई ओवर 1 माइनस न्यू स्क्वायर एप्सिलॉन वाई प्लस न्यू इनटू एप्सिलॉन एक्स। इसमें वैल्यूज जो है वो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई की और न्यू की और ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये वाई डायरेक्शन में आपके पास जो है ये 49.68 मेगा पैस्कल जो है ये स्ट्रेस आ जाएगी। अब ये स्ट्रेस जो है इस डायरेक्शन में ये इस लोड की वजह से आपने देखा कि ये स्ट्रेस नेगेटिव है, कंप्रेसिव है, इस लोड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये लोड या फोर्स जो है जब आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लें तो आपको पता है कि लोड जो है या फोर्स जो है जो बराबर होती है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस स्ट्रेस को आप इस एरिया से जो हमें वो दिया हुआ है 600 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास और 1000 से चूंकि ये न्यूटन में आएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन, तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई -29.81 किलो न्यूटन। तो ये देखें कि हमने स्ट्रेन रोजेट लगा के और उससे स्ट्रेन मेजर करके तो जो उस पर लोड लग रहा था वो हमने वहां से जो है ये कैलकुलेट कर दिया। तो ये लोड जो है ये डिफरेंट तरीके से जो है ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो स्ट्रेन की मदद से भी लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा उसके बाद जो है ये हमने फोर्स एफ मालूम करनी है। अब ये एफ फोर्स जो है ये इस पॉइंट पे शेयर फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी, और ये शेयर फोर्स जो है ये शेयर स्ट्रेस जो है ये जनरेट करेगी। तो शेयर स्ट्रेस का प्रोफाइल जो है वो ये होता है। तो अब यहाँ पे जो है हम शेयर स्ट्रेन जो है ये फाइंड आउट कर चुके हैं, गैमा एक्स वाई ये शेयर स्ट्रेन है। इस शेयर स्ट्रेन की मदद से हम इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लें तो आपको पता है कि ये स्ट्रेन जो है उसको अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका स्ट्रेस बन जाता है। तो ये शेयर स्ट्रेन को शेयर मॉडुलस जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जी की वैल्यू हमें दी नहीं हुई, हमें ई और न्यू की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू नहीं दी हुई। तो ये हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किए थे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो उनमें से ये रिलेशन जो है ये इस्तेमाल कर लेते हैं।
E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस 2 न्यू। इसमें E और न्यू की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू जब इसमें आप पुटअप कर देंगे तो यहाँ से G की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब ये G की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें और गामा XY की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये यहाँ प्लेस कर दें, तो ये आपके पास जो है ये शेयर फोर्स, ये शेयर स्ट्रेस जो है ये आ जाएगी। अब शेयर स्ट्रेस को शेयर फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करें। तो लेकिन यहाँ बेटा प्रॉब्लम जो है वो आता है, ये इसको जरा समझ लें। तो ये जो है ये स्ट्रेस डायग्राम जो है ये आपको पता है कि ये शेयर स्ट्रेस जो है इसका प्रोफाइल जो है ये पैराबोलिक होता है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और यहाँ पे वैल्यू जो है ये मिनिमम जीरो होती है आपके आउटर फाइबर्स पे। तो ये वैल्यू जो है आपने जो है ये एरिया को मल्टीप्लाई करना, एरिया तो ये सारा है ये। अब इस एरिया को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को, डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि इसको एवरेज स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एवरेज स्ट्रेस जो है वो आपकी इस तरह आ जाएगी ये। अब ये क्योंकि तमाम एरिया पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम है, तो एवरेज स्ट्रेस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये फार्मूला जो है इस वक्त यहाँ पे देख लें, तो जो एवरेज शेयर स्ट्रेस जो है ये 2/3 टॉ XY के जो है ये बराबर होती है। तो ये शेयर स्ट्रेसेस वाला जो है बीम्स में, ये आपने जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये जो आपने तीसरे सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैंने रिपीट कर देना है। तो वहां में आपको ये फार्मूला जो है ये डिराइव भी कर दूंगा। तो यहाँ फिलहाल इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टॉ एवरेज जो है ये बराबर होता है 2/3 टॉ XY। तो 2/3 और टॉ XY की वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास टॉ एवरेज आ जाएगा। अब इस टॉ एवरेज को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये न्यूटन जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये F फोर्स जो है ये 11.71 किलोमीटर आ गई। तो ये हमने जो है ये सिर्फ स्ट्रेन की मदद से, ये स्ट्रेन रोजेट की मदद से स्ट्रेन मेजर कर ली और फिर हमने ये W और जो F जो है जो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे उनकी वैल्यूज जो है ये कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह जो है ये हम स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेन मेजर करके तो ये हम उसके जो फोर्सेस जो हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो हम फोर्सेस जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा स्ट्रेन मेजरमेंट का जो है ये मॉड्यूल जो है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब इसको जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो है ये शुरू कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली थ्योरीज ऑफ फेल्योर। तो ये बेटा हमारा सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली जो है ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जो है वो डील करता है। तो आपको पता है कि हर मटेरियल जो है उसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो होती है। उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ जब वो मटेरियल अपने ऑब्टेन कर लेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो मटेरियल जो है वो फेल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो इसकी आप देख चुके हैं कि आपने जो है ये स्टील बार जो है वो भी टेस्ट किए हैं और आपने जो है ये कंक्रीट क्यूब्स जो है वो भी टेस्ट किए। तो स्टील रॉड जो है जब उसके ऊपर आप जो है वो लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है और जब वो उसकी इंटरनल स्ट्रेस जो है उसकी जो है वो कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाती है तो वो स्टील बार जो है वो टूट जाती है। अब उससे पहले यील्डिंग आती है, वो इलास्टिक लिमिट आती है, फिर उसके पे अल्टीमेट पॉइंट आता है, वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं करते, वो आपने डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो आप देख लें कि वो मटेरियल जो है वो वहां जाके जो है ये ब्रेक हो जाता है। इसी तरह आपने क्यूब टेस्ट किए हैं, तो आप क्यूब ब्रेक्स भी आपने टेस्ट किए हैं, तो आप इनके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, एक स्टेज आती है कि आपका क्यूब जो है ये क्रश कर जाता है। तो जब कोई मटेरियल जो है क्रश कर जाए, जब कोई मटेरियल जो है उसका ब्रेक हो जाए, उसको हम कहते हैं फेल्योर। तो ये बेटा फेल्योर जो है लफ्ज जो है या ब्रेक जो ब्रेकिंग है, ये टर्म जो है ये आम बंदे के लिए है। इंजीनियर्स के लिए जो है वो फेलियर जो है वो दो किस्म की होती है, वो एक किस्म की नहीं होती। एक को हम कहते हैं फिजिकल फेलियर और दूसरी को हम कहते हैं फंक्शनल फेलियर। फिजिकल फेलियर जो है वो है जब एक चीज टूट जाती है, तो फिजिकल फेलियर जो है वो लेमैन को भी नजर आ जाती है।
तो आप टूटी हुई चीज को हर बंदा देख के आपको बता देगा कि यार ये तो चीज जो है ये टूट गई है, ये खत्म हो गई है, ये फेल हो गई। लेकिन एक होता है फंक्शनल फेलियर, जो उसका सिर्फ आपको इंजीनियर्स को पता होता है, और जो नॉन इंजीनियर है उसको फंक्शनल फेलियर का नहीं पता होता। तो फंक्शनल फेलियर जो है वो बेसिकली क्या है कि आप जब भी कोई स्ट्रक्चर या कोई भी मेंबर जो है आप डिजाइन करते हैं, तो उसके आप कुछ पैरामीटर जो है वो सेट करते हैं। उसके लिए आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक बीम डिजाइन की है, तो आप कहेंगे कि जब इसके ऊपर हम इतना लोड डालेंगे तो इस बीम की डिफ्लेक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट डिफ्लेक्शन जो है वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये बीम का फंक्शन है। तो जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे, फर्ज किया आपने कहा जी मैं जब इसके ऊपर 5 टन जो है वो लोड डालूंगा, तो इसको 10 मिलीमीटर से ज्यादा इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आपने उसके ऊपर 5 टन का लोड जो है वो डाल दिया, तो अब आपने डिफ्लेक्शन मेजर की। अगर तो आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो 10, 9, 8, 5, 7 वट एवर इट इज 10 या 10 से कम है, इसका मतलब ये है कि वो बीम जो है वो जो आपने पैरामीटर सेट किया है उसके मुताबिक बिहेव कर रही है, वो आपके डिजाइन क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो वो बीम जो है वो ओके है। लेकिन अगर आप उसकी डिफ्लेक्शन देखते हैं कि वो 11 मिलीमीटर हो गई है, तो अब बेटा वो बीम फेल नहीं हुई। आम बंदा जो है वो देखेगा कि यार इस बीम को तो ये 10 मिलीमीटर की हो सकता है, नेकेड आई से आपको नजर भी ना आए, इंस्ट्रूमेंट से आपको मेजर करना पड़ेगी। तो आम बंदा जो है वो देखेगा, कहेगा यार ये तो बीम जो है ये बिल्कुल ठीक इंटैक्ट है, छत जो है ऐसे ही है, इसके ऊपर अगर कमरा बना हुआ है तो वहां जो लोग रह रहे हैं वो भी उसी तरह रह रहे हैं, तो कोई मसला तो इसको नहीं है। तो आप कह रहे हैं बीम फेल हो गई है। तो ये जो है ये फंक्शनल फेल्योर है, इसका सिर्फ इंजीनियर को पता होता है, इसका नॉन इंजीनियर को नहीं पता होता। तो जब भी आपका कोई भी जो डिजाइन आपका है, जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, अगर तो वो बिहेव करता है विद इन सेट फंक्शन, जो आपने उसके लिए फंक्शंस या जो आपने लिमिट्स जो है वो उसके लिए फिक्स की है, अगर तो वो स्ट्रक्चर विद इन लिमिट्स जो है वो बिहेव करता है, तो वो आपका जो चीज जो है वो फेल नहीं हुई, वो ओके है, वो गुड है, अपना जो फंक्शन जो है वो पूरे कर रही है। और अगर कोई भी एक पैरामीटर जो है वो अपनी लिमिट से बाहर निकल जाता है, तो वो उसका फिजिकल फेल्योर नहीं होगा, वो उसका फंक्शनल फेल्योर होगा। तो बेसिकली आपको पता है कि जब भी हम मटेरियल जो है ये सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट तक जो है वो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यील्ड से या इलास्टिक पॉइंट से आगे निकल जाएंगे, इलास्टिक लिमिट से आगे निकल जाएंगे, तो वो मटेरियल जो है वो हुक्स ला के उसके रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो हम चूंकि अभी जो है वो नॉन इलास्टिक रेंज में जो है बीएससी के दौरान हमने उसमें नहीं जाना, जब आप लोग एमएससी वगैरह करेंगे तो फिर आपको जो है वो नॉन लीनियर बिहेवियर वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो अब क्योंकि हमने इलास्टिक रेंज के अंदर अंदर रहना है, तो जो भी मटेरियल जो है वो यील्ड लिमिट से बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका मटेरियल जो है वो फेल हो गया। तो अब हम हर मटेरियल को जो है वो चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल जो है, जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो पढ़ी है, उन इक्वेशन की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल जो है वो यील्ड तो नहीं कर गया। अगर मटेरियल यील्ड कर गया तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है ये फंक्शनली फेल हो गया, फिजिकली फेल नहीं हुआ, फंक्शनली फेल हो गया। तो ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी स्ट्रक्चर का फेलियर चेक करने के लिए फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो रिसर्च की, और उन्होंने कुछ जो है वो थ्योरीज जो है वो बनाई। उनको थ्योरीज ऑफ फेलियर भी कहते हैं, थ्योरीज ऑफ यील्डिंग भी कहते हैं। तो ये जो है अब हम ये थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है या थ्योरी ऑफ यील्डिंग जो है ये पढ़ेंगे। तो इन थ्योरीज में बेसिकली ये देखा जाएगा कि आपका मटेरियल जो है वो किस वक्त तक जो है ये इलास्टिक रेंज में रहेगा, और किस कंडीशन में ये इलास्टिक रेंज से बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शनली फेल हो गया है। तो इसके लिए जब कोई चीज फिजिकली फेल होती है तो उसको हम कहते हैं ये इसका ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन अगर कोई चीज फंक्शनली फेल होगी उसको हम कहते हैं इलास्टिक ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वो चीज एक्चुअली नहीं टूटी लेकिन इलास्टिकली फेल हो गई है। तो फंक्शनल फेलियर को आप जो है ये इलास्टिक ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो ये जो है ये दो किस्म के फेलियर मैंने आपको बता दिए। अगर तो मटेरियल टूट जाए तो वो उसका फंक्शनल फेलियर है, तो सॉरी उसका फिजिकल फेलियर है।
और अगर वो अपनी लिमिट से बाहर निकल जाए, जो कि हमारी यील्ड लिमिट होती है सिग्मा वाई, तो अगर वो सिग्मा वाई से स्ट्रेस जो है वो बाहर निकल जाए, तो उसको हम फंक्शनल फेलियर कहेंगे या इलास्टिक ब्रेकडाउन कहेंगे। तो अब जो है ये 5-6 थ्योरीज जो है ये इनको थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरी ऑफ यील्डिंग कहते हैं। तो ये वन बाय वन करके जो है ये थ्योरीज हम शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये सेकंड सेशन हमारा जो है ये 40 मिनट के बाद ये जूम ने ऐड कर देना है। तो जैसे ये सेशन हमारा एंड होगा उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसको फिर जितना रह जाएगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये है कि हमने देखा कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखी कि उसमें अगर हम एक साइड पे जो है एक डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्ट्रेसेस जो है वो तीनों डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। इसी तरह अगर हम स्ट्रेस एक डायरेक्शन में लगाएं तो स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसको कहते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रेन या कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम। और ये भी हमने देखा कि हमारा जो है वो एप्सिलॉन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है उनकी वैल्यू जो है अगर डिफरेंट भी कम है, तो हम जब प्रिंसिपल स्ट्रेन स्ट्रेसेस जो है फाइंड आउट करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो उनकी वैल्यू जो है वो इन दोनों से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कोऑर्डिनेट स्ट्रेसेस जो है जो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं, तो अगर वो वैल्यूज विद इन लिमिट है, लेकिन कम्प्लेक्स सिस्टम में किसी और एंगल पे जाके वैल्यू जो है वो हो सकता है लिमिट से ज्यादा हो रही। तो ये हमारे जो है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये ड्राइव की है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करके तो फिर हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो उनकी वैल्यू क्या है, और फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये कहीं वो लिमिट से जो है कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम में लिमिट से बाहर तो नहीं निकल गई। अगर लिमिट से बाहर निकल जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये फेल हो गया है, ये जो मटेरियल जो है इसकी इलास्टिक ब्रेकडाउन हो गई है, या मटेरियल जो है ये फंक्शनली फेल हो गया। तो अब ये जो थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है जो हम इस्तेमाल करेंगे, उनमें से पहली जो है ये है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी जो है, तो हमारे पास बेसिक जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया ये आप समझ लें। फॉर एग्जांपल हमने स्टील जो है ये टेस्ट करना है, तो टेस्ट आपको पता है कि हम टेंशन टेस्ट में ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है ये डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में जो स्टील रॉड है उसको पुल करते हैं, तो उसकी जो है वो जब वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो यील्डिंग के बराबर आ जाती है सिग्मा वाई के, तो उसको हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये फेल हो गया है। ज़ाहिर है फिजिकल फेलियर तक हमने नहीं जाना, हमने इसकी इलास्टिक फेलियर तक जाना है। तो जो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है उसमें जब सिग्मा 1 जो है ये सिग्मा वाई टी के बराबर, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है डायरेक्ट टेंशन में वो सिग्मा वाई टी यानी कि यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन इसके बराबर हो सकती है। तो जो आपका कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है, कोई और आपका जो है ये स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम एक्ट कर रहा है, तो अगर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है ये जो आपका डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अब ये मटेरियल जो है ये फेल हो गया। यानी कि डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में हम यील्ड स्ट्रेस जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे और उससे वो जो मेजर कर लेंगे वहां से टेस्ट से, और ये जो आपका जो है कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये आपका मटेरियल जो है ये अब फेल हो गया है। तो अब इसमें देख लें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a structural component subjected to complex stress system will fail when major principal stress in the system will become equal to the yield strength of the material in simple tension test। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें आपको ये पोर्शन जो है ये कॉमन मिलेगा कि सिंपल टेंशन टेस्ट में ये वैल्यू जो है जब कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम की इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लें कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी का मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करके स्ट्रेसेस फाइंड आउट किए हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो आपको पता है कि उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और वो जो बड़ी होती है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो जब सिस्टम की मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो आपका डायरेक्ट टेंशन जो है
उसकी स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ये आपका मटेरियल जो है ये इस वक्त फेल हो गया। तो मैथमेटिकली ये सिग्मा 1 जो है ये कम्प्लेक्स सिस्टम से हमने कैलकुलेट करेंगे, और ये सिग्मा y2 y ये है यील्डिंग स्ट्रेस इन टेंशन। तो टेंशन टेस्ट की जो यील्डिंग स्ट्रेस है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है ये फेल हो गया है, क्योंकि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होगी। अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो आप जो है वो नॉन इलास्टिक रेंज में जो है ये चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टेंशन में। तो लेकिन अगर आप जो है ये कंप्रेशन में उसको टेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन में जैसे आप ट्यूब टेस्ट करते हैं, तो आपको पता है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं वो 3 होती हैं, क्योंकि 3 डायरेक्शन है, 3 डायमेंशन है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो ये तीनों डायरेक्शंस में जो है ये स्ट्रेसेस हैं। तो सिग्मा 3 जो है ये चूंकि सबसे कम होगी, तो जब ये यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में जब सिग्मा 3 जो है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये मटेरियल आपका जो है ये फेल सबर किया जाएगा। ये 3D के लिए है। लेकिन अगर आप 2D में रहते हैं तो फिर आपके पास 2 ही स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो फिर सिग्मा 2 जो है ये सिग्मा YC के बराबर होनी चाहिए। तो टेंशन में जो है ये YT के बराबर स्ट्रेस जब हो जाएगी तो मटेरियल फेल हो जाएगा, और कंप्रेशन में जब सिग्मा YC के बराबर ये स्ट्रेस हो जाएगी तो ये मटेरियल जो है ये फेल हो जाएगा। तो ये जो है ये दूसरी क्वेश्चन जो है ये बेसिकली फॉर ब्रिटल मटेरियल्स है। तो और ये सिग्मा 1 जो है, सॉरी, ये जो आपके जो है ये डक्टाइल मटेरियल उसके लिए ये है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल जो है उसके लिए यही क्वेश्चन जो है ये टाइप इख्तियार कर लेंगी। आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल्स में एक्चुअली क्या होता है कि ये देख लें कि फॉर एग्जांपल आप ब्रिटल मटेरियल्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रेन होती है, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेस होती है। तो जब आप ये डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह स्ट्रेट लाइन जाके ऐसे यील्डिंग, फिर ये यहाँ अल्टीमेट होता है यहाँ। तो ये हम यील्डिंग पे जो डक्टाइल मटेरियल है उसको यील्डिंग पे रखते हैं। लेकिन ये जो अगर आपका जो ब्रिटल मटेरियल, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन जाते जाते ये सडनली यहाँ से थोड़ा सा जो है ये ऑफलाइन होके इसको, तो ये यहाँ से जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो है वो फिर अल्टीमेट स्ट्रेस जो है उस पर हम इसको बेस कर लेते हैं। और ये आपको बाद में जो है ये डिटेल से बता दूंगा किसी वक्त कि इसके ऊपर जो है हम जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के तो इसको अल्टीमेट, क्योंकि अल्टीमेट पे जाके मटेरियल ने टूट जाना होता है, तो फिर इसको जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के थोड़ा सा जो है वो हम कम कर लेते हैं। तो ये जो है अगर ब्रिटल मटेरियल्स हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन होंगी, गवर्निंग क्वेश्चन ऑफ दिस थ्योरी ये इसको कम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। और ये जो है ये आपके पास जो है ये अगर ब्रिटल मटेरियल है तो ये गवर्निंग क्वेश्चन होंगी। और ये देखें कि हर थ्योरी जो है उसके कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो इस थ्योरी के मेरिट्स देख लें, कैलकुलेशंस वेरी इजी, गिव सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फॉर ब्रिटल मटेरियल। और दूसरा देख लें डीमेरिट्स, इट कंप्यूट्स फेलियर लोड बेस्ड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब ये देख लें कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए रिजल्ट गलत क्यों दे रही है, बेस्ट रिजल्ट नहीं दे रही, और ब्रिटल के लिए क्यों दे रही है। तो ये देखें कि ये जो है ये आपकी एक्सियल स्ट्रेसेस के ऊपर जो है ये सिंपली बेस कर रही है, नॉर्मल स्ट्रेसेस। और आपको पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में वीक होता है, वो टेंशन में फेल होता है। जो आपका डक्टाइल मटेरियल है वो शेयर में वीक होता है, वो शेयर में जाके फेल होता है। तो इन क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेस का चूंकि कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये थ्योरी जो है ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है, ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जो है ये थ्योरी जो है ये ज्यादा सूटेबल है। तो ये थ्योरी नंबर जो है ये 1 थी। अब उसके बाद जो है ये दूसरी थ्योरी जो है इसको कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। पहली थ्योरी में मैक्सिमम स्ट्रेस जो है थी, अब इसमें जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी जो है ये देख लें। अब इस थ्योरी में वही होगा कि जब आपका कम्प्लेक्स सिस्टम की मैक्सिमम स्ट्रेन या प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो आपकी डायरेक्ट टेंशन में मैक्सिमम स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। yielding in member subject to complex stress system starts when principal strain epsilon 1 of the system becomes equal to strain corresponding to the yield strain under simple tension test in the same material। तो ये देखें कि वो complex stress system की वही
जो फंक्शन है या वही जो वैल्यू है वो इसके जो है वो इसमें डायरेक्ट टेंशन टेस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो अब ये देख लें कि जो डायरेक्ट जो आपका कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है उसमें आपकी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो एप्सिलॉन 1 के बराबर होती है प्रिंसिपल स्ट्रेन, और जो आपका डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो बराबर होगी यील्ड स्ट्रेन इन टेंशन एप्सिलॉन वाई। तो एप्सिलॉन वाई टी जो है ये आपको पता है सिग्मा वाई टी ओवर ई के बराबर होता है। तो ये जो है ये आपका जो है, और अगर आपका जो है ये कंप्रेशन में आप देखेंगे तो एप्सिलॉन वाई 3 जो है ये बराबर होना चाहिए एप्सिलॉन वाई सी कंप्रेशन में, तो ये होगा सिग्मा वाई सी ओवर ई। तो ये दो इक्वेशन जो है ये इसकी गवर्निंग इक्वेशन होंगी। तो अगर आप जो है ये 3D एलिमेंट में है तो आपको पता है कि एप्सिलॉन 1 जो है ये बराबर होता है 1 ओवर ई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये देखें ये आपके पास जो है ये इक्वेशन की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एप्सिलॉन एक्स जो है ये इसके बराबर होगा एप्सिलॉन वाई। तो एक्स की जगह अगर आप 1 पुट अप कर दें तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आ जाएगा। तो इसी तरह एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, और एप्सिलॉन 3 विल बी इक्वल टू 1 ओवर ई सिग्मा 3 माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो ये जो है ये वैल्यूज जो है अब ये जो है ये इक्वेशन जो है ये भी एप्सिलॉन 1 के बराबर है और ये जो है ये भी एप्सिलॉन 1 के बराबर है। और अगर हम 1 और 3 को कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन से सिग्मा वाई टी ई को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिग्मा वाई टी विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, और 2 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे तो सिग्मा वाई सी विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये जो है ये दीज आर गवर्निंग इक्वेशन फॉर दिस थ्योरी। ये थ्योरी हमारे पास जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी की गवर्निंग इक्वेशन जो है वो ये बन जाएंगी। ये इक्वेशन जो है ये 3D में। तो अगर आप 3D की बजाय 2D में जाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो बेसिकली ये सब्जेक्ट में कोशिश करते रहते हैं कि हम 2D के अंदर रहें, तो आप सिग्मा 3 को इन इक्वेशन में 0 पुट अप कर दें तो फिर आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बाकी रह जाएंगी, तो आप 2D में चले जाएंगे। तो अगर आप जो है इन इक्वेशन में सिग्मा 3 0 पुट अप कर दें तो यही इक्वेशन 5 जो है ये आपके पास ये बन जाएगी सिग्मा 3 0। तो सिग्मा वाई टी विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2, और सिग्मा 6 जो है ये सिग्मा 8 हो जाएगी इक्वेशन। सिग्मा 3 आप 0 पुट अप कर देंगे तो सिग्मा वाई सी इज इक्वल टू माइनस न्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। तो ये गवर्निंग इक्वेशन है इस थ्योरी की, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, और ये इसमें है जबकि आप जो है ये 2D के अंदर। अब ये देख लें कि ये थ्योरी जो है मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी जो है उसकी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट हो गई है पहली इक्वेशन से, पहली थ्योरी की, क्योंकि हर थ्योरी जो है वो डिफरेंट एंगल से जो है वो ट्रीट करती है। पहली थ्योरी में ये था कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो जब आपके टेंशन में सिग्मा वाई टी के बराबर हो जाएगी तो फिर वो आपका मटेरियल यील्ड कर देगा। इसमें यह है कि जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो आपकी इसकी जो आपका डायरेक्ट टेंशन टेस्ट है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी तो आपका मटेरियल जो है वो यील्ड कर देगा। अब इसी तरह इस थ्योरी के जो है ये मेरिट्स देख ले। इट कंप्यूट्स द फेलियर लोड बेस्ड ऑन ऑल 3 वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। डीमेरिट्स देख लें। दिस थ्योरी गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फॉर वेरियस मटेरियल। दिस इज नॉट मच यूज्ड फॉर डिजाइन पर्पसेस, नॉट पॉपुलर। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी नहीं है। अब इसका फायदा ये है कि अगर आप पिछली थ्योरी में देखें तो इसमें फेलियर लोड जो है ये वाई टी जो है सिग्मा वाई ये एक ही स्ट्रेस पे बेस कर रही है, और सिग्मा वाई सी जो है ये भी एक ही स्ट्रेस पे बेस कर रही है। तो ये बेसिकली जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम को जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट जो है ये नहीं कर रही थी। तो इस थ्योरी में आप देखें कि आपकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो तीनों मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे बेस कर रही है, और कंप्रेशन में भी तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर जो है ये बेस कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी जो है
ये हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये उस थ्योरी से जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इसमें भी आपने देखा कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जो है ये मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो है ये भी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है ये डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो देती हैं, ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देती। इसलिए इंजीनियर में ये थ्योरी जो है ये भी ज्यादा पॉपुलर नहीं। तो ये तीसरी थ्योरी जो है बेटा, टाइम थोड़ा रह गया है, तो तीसरी थ्योरी जो है इसमें अब जो है ये पॉसिबल नहीं होगा इसको कवर करना। तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ये हम अब इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो देख लें।